अस्सलामुअलैकुम। हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पहले भी बहुत बात की है और इसकी अहमियत क्या है ये भी हमने पढ़ा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो सिर्फ हीमोग्लोबिन पर ही बना ली जाए, क्योंकि ना कि सिर्फ ये ज़रूरी है बल्कि ये बहुत सारी चीज़ें समझने में मदद भी देगी कि किस तरह हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स को पता चलता है कि कब ऑक्सीजन को उठाना है और कब छोड़ना है। और ये इस बात पर भी मुनहसर करता है कि आपको कितनी गहराई में इन सारी चीज़ों को समझना है। तो ये यहाँ पर ये तस्वीर है एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन की। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये है हीमोग्लोबिन, ये बनता है 4 अमाइनो एसिड चेन्स से और ये इनमें से एक है और ये बाकी की 2। हम इसकी गहराई में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये लगती हैं बिल्कुल घुंघराली रिबन्स की तरह। तो आप सोच सकते हैं इनके बारे में ऐसे जैसे ये हैं एक गुच्छा अमाइनो एसिड्स का और ये आपस में घूमे हुए हैं इस तरह। तो ये काफ़ी हद तक बताता है इसका शेप और इसकी साख के ये कैसे होते हैं। और हर एक चेन में या ग्रुप में या ग्रो में मौजूद होता है आपके पास हीम ग्रुप, यहाँ ये हरे रंग में हीम ग्रुप। और हीमोग्लोबिन में हीम आता ही यहीं से है। आपके पास होते हैं 4 हीम ग्रुप्स ग्लोबिन के साथ, जो कि बताता है कि इसका बाकी का हिस्सा है प्रोटीन, 4 पेप्टाइड चेन्स। अब ये हीम ग्रुप ये काफ़ी दिलचस्प है। ये असल में है पोरफ्रिन स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन के बिल्कुल बीच में हमें मिलता है आयरन आयन और यही जगह है वो जहां ऑक्सीजन आकर जुड़ती है। तो इस हीमोग्लोबिन पर हमारे पास 4 बाइंडिंग साइट्स हैं। इससे मुराद है वो जगहें जहां ऑक्सीजन आकर जुड़ती है या बाइंड होती है। ये हैं यहाँ, शायद यहाँ या शायद थोड़ा पीछे इस तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब क्यों हीमोग्लोबिन? अब आपको पता है कि ऑक्सीजन यहाँ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ेगी और हीमोग्लोबिन की कुछ खसलतें या प्रॉपर्टीज़ हैं और इनमें से एक है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन से बहुत अच्छी तरह जुड़ता है और ऑक्सीजन को डंप भी बहुत अच्छी तरह करता है जब ऐसा करने की ज़रूरत हो तो इसे कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। और ये एक तरह का तरीका है कि जब एक दफ़ा ये जुड़ता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो सोचें जैसे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ा है यहाँ, तो इसकी शक्ल या इसका शेप ऐसे बदलेगा कि दूसरी जगहें खुद ही ऑक्सीजन को बाइंड करने के काबिल हो जाएंगी। तो यहाँ एक दफ़ा का जुड़ना या बाइंड होना मुमकिन बनाता है दूसरी बाइंडिंग्स को भी। अब आप कहेंगे कि ठीक है, ये इसे ऑक्सीजन को कबूल करने वाला मॉलिक्यूल बना देता है। जब ये जा रहा होता है पल्मोनरी कैपिलरीज से और ऑक्सीजन एल्विलाई से होती है डिफ्यूज, तो इसकी ये खसलत ऑक्सीजन को हासिल करने और इसको एक्सेप्ट करने की, ये इसे बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन एक्सेप्टर बनाता है। लेकिन अब इसे ये कैसे पता चलता है कि इसी ऑक्सीजन को वापस अपने अंदर से बाहर निकालना या डंप कैसे और कब करना है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। कब निकलना है या डंप करना है ऑक्सीजन को? इसकी कोई आंखें भी नहीं है या इसका कोई जीपीएस सिस्टम भी नहीं है जो इसे बताए कि सुनो ये आदमी बहुत ज़्यादा, ये वाला आदमी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा है और निकाल रहा है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और इसे चाहिए बहुत सारी ऑक्सीजन, तो हमें इसको देनी है ऑक्सीजन। तो कैसे हीमोग्लोबिन को पता चलता है कि कब छोड़ना है ऑक्सीजन को? तो ये होता है बाय प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ये बहुत ही कोई खतरनाक लफ्ज़ लग रहा है, लेकिन जो इसके पीछे ख्याल है वो बहुत ही सीधा साधा है। तो ये मैं यहाँ लिखूँ एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन, जब भी आप बात करते हैं एलोस्टेरिक की, या तो बात हो रही होती है एंजाइम की, आप बात कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के बाइंड होने की, ठीक है। और एलो का मतलब है अदर, मतलब दूसरे या कोई और। तो आप दूसरे हिस्सों से इस प्रोटीन के या एंजाइम के दूसरे हिस्सों से जुड़ रहे हैं। एंजाइम भी प्रोटीन ही होता है। तो यही चीज़ असर डालती है एंजाइम या प्रोटीन की इस सलाहियत पर जिसकी आम तौर पर ये काबिलियत रखते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है ये एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड होता है। इनहिबिशन से मुराद है किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ का कम करना या किसी चीज़ को कम करना। तो ये होता है एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड। कार्बन डाइऑक्साइड से और प्रोटॉन्स से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइंड हो सकती है हीमोग्लोबिन के दूसरे हिस्सों से। हमें यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट वो जगह नहीं पता, और प्रोटॉन्स भी। तो याद रखें एसिडिटी जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन या तादाद है प्रोटॉन्स की। तो अगर आप एसिडिक माहौल में हैं तो प्रोटॉन्स कर सकते हैं बॉन्ड।
ये मैं यहाँ पिंक रंग से बना लेती हूँ। तो प्रोटॉन्स जो सीधा हाइड्रोजन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बगैर वाले हाइड्रोजन, ठीक है। तो प्रोटॉन्स बॉन्ड कर सकते हैं प्रोटीन्स के कुछ हिस्सों पर और फिर यही चीज़ इनके लिए मुश्किल बनाती है ऑक्सीजन को पकड़ कर रखना। तो जब आप मौजूद हों बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के माहौल में या फिर एसिडिक माहौल में, तो ये चीज़ जो है ये छोड़ देगी ऑक्सीजन को, और ये बहुत अच्छा वक्त भी होता है अपनी ऑक्सीजन को निकालने का या इसे जाने देने का या इसको डंप करने का। तो वापस चलते हैं इन भाई साहब के पास जो भाग दौड़ कर रहे थे। तो ये भाग रहे हैं और इनके सेल्स में बहुत कुछ हो रहा है यहाँ इनके क्वाड्रिसेप्स में। रिहा या रिलीज कर रहे हैं बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में, और इस जगह पर ये जा रही हैं आर्टरीज से वेन्स में, और इन्हें चाहिए है बहुत सारी ऑक्सीजन, जो कि बेहतरीन वक्त है हीमोग्लोबिन के लिए कि वो ऑक्सीजन को डंप करें या बाहर निकालें। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हीमोग्लोबिन जो है वो एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है इसके कुछ हिस्सों से और ये छोड़ना शुरू करता है अपनी ऑक्सीजन को वहां जहां जिस्म में इसकी जरूरत होती है। अब आप कहेंगे कि रुको, इस एसिडिक एनवायरनमेंट का क्या, यहाँ सब कुछ कैसे होता है? तो पता ये चलता है कि ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड यही हो जाती है कता ताल्लुक, ये जाती है प्लाज्मा में और बदल जाती है कार्बोनिक एसिड में। तो मैं यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला लिखती हूँ। तो अगर आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आप इसे मिलाएं पानी के साथ। हमारा खून और प्लाज्मा ज़्यादातर पानी ही है, तो आपने ली कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मिलाया पानी के साथ, और ये आपने किया एक एंजाइम की मौजूदगी में, और ये मौजूद होता है रेड ब्लड सेल्स में। इसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब होगा एक रिएक्शन और बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ मिलेगा हमें H2CO3। ये पूरी इक्वेशन है बैलेंस्ड, ये तवाजुन में है। हमारे पास हैं 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन्स, 1 कार्बन, और ये कहलाता है कार्बोनिक एसिड। क्योंकि ये हाइड्रोजन प्रोटॉन्स बहुत आसानी से दे देता है। एसिड्स आमतौर पर बहुत आसानी से अलग होते हैं अपनी जुड़ी हुई बेस और हाइड्रोजन प्रोटॉन्स से। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो भी बहुत आसानी से अलग हो जाता है, जबकि ये है एक एसिड और मैं इसे एक इक्विलिब्रियम में बनाती हूँ यहाँ। अगर आपको ये सारे निशान और सिंबल्स तंग कर रहे हैं तो ज़रूर सुंदस की केमिस्ट्री की वीडियोस देखें, आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये इन तमाम हाइड्रोजन्स में से एक हाइड्रोजन देगा और सिर्फ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का यही रखेगा अपने पास। तो अब यहाँ बचेगा हाइड्रोजन, प्रोटॉन प्लस यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन और साथ में ये एक बाइकार्बोनेट आयन, तो ये आया बाइकार्बोनेट। और चूंकि इसने सिर्फ प्रोटॉन दिया था और इलेक्ट्रॉन रखा था, तो यहाँ आएगा ये माइनस साइन, तो यहाँ पर चार्जेस हो गए न्यूट्रल। तो अब अगर मैं एक टांग की कैपिलरी में हूँ यहाँ इस तरफ, मैं ऐसे बनाने की यहाँ कोशिश करती हूँ। तो अगर मैं हूँ यहाँ कैपिलरी में एक टांग की, तो ये आई कैपिलरी जैसे, और सोचें जैसे बहुत जूम इन किया हुआ हो हमने कैपिलरी को, इसकी हमेशा ऐसी शाखें निकलती हुई होती हैं, ये हमेशा इसी तरह दिखती है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा जूम इन करके देखें। और यहाँ पर सोचें कि एक गुच्छा है मसल्स के सेल्स का जो बना रहे हैं बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड और इन्हें चाहिए है ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या होगा, हमारे पास है यहाँ हमारे रेड ब्लड सेल्स साथ साथ बहते हुए जो फ्लो कर रहे हैं या बह रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प चीज है। रेड ब्लड सेल्स जिनका डायमीटर 25% बड़ा होता है सबसे छोटी कैपिलरी से, तो ये पिचकती है या सुकड़ती है जैसे जैसे ये इन छोटी कैपिलरी से गुजर रही होती हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों को लगता है कि अपना मवाद छोड़ती हैं या रिलीज करती हैं, जैसे शायद ऑक्सीजन जो इनमें मौजूद होती हो। तो यहाँ आपके पास है रेड ब्लड सेल आ रहा है यहाँ, और ये थोड़ा सा दब गया है या स्क्वीज हो गया है कैपिलरी की वजह से यहाँ, और हीमोग्लोबिन का बंच या गुच्छा मौजूद है इसमें। और जब मैं कहती हूँ बंच, तो इससे मुराद है, शायद आप समझ गए हों, वो ये कि एक रेड ब्लड सेल में होते हैं 270 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स, और अगर आप पूरे जिस्म में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स की तादाद को गिने तो ये गिनती बहुत 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 ज़्यादा होती है। ये मैं लिखती हूँ यहाँ। हमारे पास होते हैं 20 से 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स, और हर एक रेड ब्लड सेल जो है इनमें होते हैं 270 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स। तो हमारे जिस्म में बहुत सारे हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं।
तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये हमारे जिस्म में मौजूद तमाम सेल्स में से 25% सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स 25%, कुल मिलाकर हमारे जिस्म में वैसे 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं लगभग। मैंने वैसे बैठकर कभी गिने नहीं है। खैर, हमारे पास होते हैं 270 मिलियन हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स या प्रोटीन्स हर रेड ब्लड सेल में। और यही वजह है कि क्यों रेड ब्लड सेल्स को अपने न्यूक्लियस को छोड़ना पड़ता है और जगह बनानी होती है हीमोग्लोबिन के लिए। तो ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ हम देख रहे हैं एक आर्टरी को, ठीक है। ये दिल से आ रही है और रेड ब्लड सेल्स जा रहे हैं इस सिम्फ्ट में, और अब ये छोड़ेगा अपनी ऑक्सीजन को और फिर आगे जाकर ये बन जाएगी वेन। अब जो होगा वो ये कि यहाँ है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मिकदार या हाई कॉन्सेंट्रेशन मसल सेल में, और डिफ्यूजन ग्रेडियंट की वजह से आखिरकार चली जाएगी ब्लड प्लाज्मा में इस तरह, और इसमें से कुछ अपना रास्ता बनाएगी मेम्ब्रेन के इस तरफ असल रेड ब्लड सेल में। और रेड ब्लड सेल के अंदर आपके पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कार्बन डाइऑक्साइड को डिसएसोसिएट करवाता है कार्बोनिक एसिड में, जैसा हमने पहले बात की, जो फिर बाद में छोड़ता है प्रोटॉन्स। ये भी मैं यहाँ बना लूँ तो अच्छा है। तो ये प्रोटॉन्स, जैसा हमने देखा कि एलोस्टेरिकली इनहिबिट करते हैं हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन लेने या उठाने की सलाहियत को। इनहिबिशन से मुराद है रोकना, ही मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था। तो ये प्रोटॉन्स शुरू करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों से जुड़ना, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो शायद अभी किसी काम भी ना आई हो, वो भी हीमोग्लोबिन को एलोस्टेरिकली इनहिबिट करती है, और ये भी जुड़ती है मुख्तलिफ दूसरे हिस्सों से। और ये चीज हीमोग्लोबिन प्रोटीन की शेप या शक्ल को तब्दील कर देती है, इतना और ऐसे कि बस वो ऑक्सीजन को पकड़कर ना रख सके और इसे छोड़ना या निकालना शुरू कर दे। और जैसा कि हमने कहा था कि हमारे पास कोऑपरेटिव बाइंडिंग, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा ये इसे उठाने और कबूल करने के काबिल होगा। लेकिन अब इसका उलट होता है, जब ऑक्सीजन को बाहर निकलने दिया जाता है उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है बाकियों को रोक कर रखना। तो इस तरह सारी की सारी ऑक्सीजन निकल जाती है। तो इस तरह ये अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि जहां जहां जिस्म में ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां वहां ये ऑक्सीजन को निकाल देता है बाहर। यहाँ ऐसा नहीं होता कि ओहो मैंने आर्टरी छोड़ दी है और अब मैं वेन में हूँ और शायद मैं कुछ कैपिलरी से गुजरा हूँ और अब मैं वापस जाऊंगा एक वेन में, तो मुझे मेरी ऑक्सीजन यहाँ वहाँ छोड़ने दो। और इस तरह पूरी जिस्म में ऑक्सीजन चली जाती है। ये जो निज़ाम है पूरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड निज़ाम एसिडिक एनवायरनमेंट में ये इस बात की इजाज़त देता है और साथ भी देता है कि ऑक्सीजन वहीं रिलीज हो जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहां सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो, जहां पर सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन हो रही हो। तो ये बहुत ही दिलचस्प निज़ाम है अगर देखा जाए और इसे समझा जाए। इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ मेरे पास ये चार्ट है जिसमें हम दिखाते हैं कि ऑक्सीजन किस मिकदार या सैचुरेशन में हीमोग्लोबिन उठाता है या हीमोग्लोबिन कितना लबरेज होता है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। पार्शियल प्रेशर से मुराद है क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है और हम बात कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स की, और ये किस तरह यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं। तो इस चार्ट पर अगर हम देखें, अगर हम जा रहे हैं दाएं जानिब या राइट एक्सिस पर, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती जाएगी, और ये लंबाई में या वर्टिकल एक्सिस जो है ये बताएगा कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना सैचुरेटेड है या लबरेज है या रचा हुआ है ऑक्सीजन में। यहाँ पर ये 100% पर अगर पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि सारे हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स पर मौजूद हीम ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से, और 0 या 0 से मुराद है एक भी नहीं। तो जब भी आपके पास होता है एक माहौल जिसमें मौजूद हो बहुत कम ऑक्सीजन, और ये दरअसल दिखा रहा है कोऑपरेटिव बाइंडिंग, तो सोचें कि हम काम कर रहे हैं बहुत ही कम ऑक्सीजन वाले माहौल में, तो जैसे ही थोड़ी सी भी ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ये और ज़्यादा मौके पैदा करेगी ऑक्सीजन के मज़ीद जुड़ने के, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़ती चली जाएगी, और इसीलिए ये कर्व या ये स्लोप जो है ये बढ़ रहा है। हम यहाँ अलजेब्रा या कैलकुलस में नहीं जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ बिल्कुल फ्लैट थे और आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ना शुरू हुए। तो जैसे ही हमें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली वैसे ही और ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़ने का इम्कान बढ़ता गया,
और फिर किसी एक जगह पर ये मुश्किल है कि ऑक्सीजन जाकर ठीक सही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से टकराए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं इसने आगे और ऊपर बढ़ना शुरू किया है। लेकिन अगर हमारे पास माहौल हो एसिडिक, यानी इसमें मौजूद हो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो होगा एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड, तो इस सूरत में ये इतना अच्छा नहीं होगा। तो एसिडिक माहौल में ये कर्व जो है ऑक्सीजन के किसी भी लेवल के लिए, चाहे वो प्रेशर का हो या मिकदार का हो, ये कम जुड़ेगा हीमोग्लोबिन से। तो इस सूरत में जो ये कर्व है ये कुछ ऐसा दिखेगा। सैचुरेशन का ये कर्व कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये है एनवायरनमेंट यहाँ, और ये है एसिडिक एनवायरनमेंट। शायद यहाँ थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो इधर, तो हीमोग्लोबिन जो है वो एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड होगा। तो ऐसे में ये ऑक्सीजन को बाहर निकालने और छोड़ने का ज्यादा ख्वाहिशमंद होगा यहाँ पर। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपको ये सब कुछ कितना अच्छा लगे, लेकिन मुझे ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगता है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है इनके लिए ऑक्सीजन को बिल्कुल उस जगह छोड़ने का जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ना किसी जीपीएस की ज़रूरत पड़ी यहाँ, ना ही किसी रोबोट की जो बताए कि भाई मैं क्वाड्रिसेप्स में हूँ यहाँ और ये आदमी भाग रहा है, थोड़ी सी ऑक्सीजन फेंको जल्दी से। ये खुद ही ऐसा करता है कुदरती तौर पर, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये होती है इनहिबिट, और फिर ऑक्सीजन यहाँ उतरती है और यहाँ होती है रिस्पायरेशन या रेस्पिरेशन। तो उम्मीद है कि अब आपको हीमोग्लोबिन की अहमियत का अंदाज़ा हुआ हो और इस बात का भी एहसास हुआ हो कि हीमोग्लोबिन हमारे जिस्म में कितना ज़्यादा काम कर रही होती है। तो आज के लिए इतना ही।